Good morning to all of you. Myself Yatendra Yadav, and welcome back to our channel. And we are continuing our chapter photosynthesis. और हमने लास्ट क्लास में नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटोफॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब हमने लास्ट क्लास में भी समझा था. फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों ही कहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं. थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फोटोसिस्टम. एक फोटोसिस्टम जो स्पेसिफिकली 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया था, उस क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल को नाम दिया था हम लोगों ने P700. उसके साथ एंटीने मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स को हम लोगों ने कलेक्टिवली नाम दिया था फोटोसिस्टम फर्स्ट. तो ये हमारा फोटोसिस्टम फर्स्ट, ये हमारा रिएक्शन सेंटर, ये हमारे एंटीने मॉलिक्यूल्स. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक फोटोसिस्टम ही इन्वॉल्व रहता है. नॉन साइक्लिक के अंदर दोनों इन्वॉल्व थे, फोटोसिस्टम सेकंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझते. ये हम लोगों ने क्या बनाया? एक थाइलाकोइड, सिंगल थाइलाकोइड का रिप्रेजेंटेशन. थाइलाकोइड के बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का एरिया स्ट्रोमा, अंदर का पार्ट ल्यूमेन. अब जैसे सनलाइट आई फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर P700 के पास, P700 ने एक्साइट हुआ. P700 एक्साइट होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को. आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से फेरोडॉक्सिन. यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी. फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है FNR एंजाइम और दे देता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है NADP+, जो रिड्यूस होकर बनाता है NADPH स्ट्रोमा के अंदर. साइक्लिक के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है? फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन के पास. प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और इसी दौरान हमें एटीपी का फॉर्मेशन मिलता है फ्रॉम एडीपी. एडीपी से क्या बनेगा? एटीपी. और इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाएगा? ये सब किसका ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे ट्रांसफर होगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस से क्लोरोफिल ए. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई? P700 फोटोसिस्टम फर्स्ट से, और घूम के वापस आयरन सल्फर, फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन से घूम के वापस से इसी के पास आ गया. इसीलिए इसको क्या बोला गया? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर. ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन. बस इसी को हम लोगों ने थोड़ा ब्रॉड करके बनाया. जैसे आप लोग अपने फिंगर को देखेंगे, फिंगर एक ही फिंगर है, उसके दो एजेस बन जाते हैं क्योंकि थिकनेस के अकॉर्डिंग. तो बस वही थिकनेस को हम लोगों ने थोड़ा एक्सपेंड करके बनाया ताकि हम लोग अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझ सके. तो यहाँ पे क्या क्या हुआ कंक्लूड करके लिखते हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली इन्वॉल्व. और क्या क्या है यहाँ पे? हमें सिर्फ ओनली एटीपी फॉर्मेशन मिला, ओनली एटीपी फॉर्मेशन. और यहाँ पे कोई वाटर की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलती. तो मतलब जब जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑपरेट करेगा तब तक हमें कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलेगी और ना ही कोई भी ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होगा. तो अब डिपेंड करता है कि प्लांट को रिक्वायरमेंट किस चीज की है. अगर एटीपी और NADPH दोनों की रिक्वायरमेंट है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है, और अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. और मेनली साइक्लिक तब चलता है तब एट लो लाइट इंटेंसिटी.
एट लो लाइट इंटेंसिटी, और दोनों फोटो सिस्टम की वेवलेंथ भी अलग अलग है। जब लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ है तो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन काम करे। ये थे हमारे दोनों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों के अंदर डिफरेंसेस, ये दोनों के हम लोगों ने कंक्लूजन्स लिखे। डिफरेंसेस आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं। अब तीसरी चीज जो लाइट रिएक्शन के अंदर आती है वो है हमारे पास केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हम लोगों ने हाइपोथेसिस, बहुत सारी जगह और दूसरा वर्ड भी लिखा रहता है थ्योरी। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है? थ्योरी का फिजिकल प्रूफ हमारे पास होता है और हाइपोथेसिस का एक्चुअल प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ये हाइपोथेसिस दी थी बाय पीटर मिशेल, बाय पीटर मिशेल नाम के साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी थी। ये हाइपोथेसिस हमें यहाँ पे जो ये एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लिक के अंदर या फिर नॉन साइक्लिक के अंदर, जो हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते टाइम जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हाइपोथेसिस उस चीज को एक्सप्लेन करते। आइए देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करते। सारी चीजें कहाँ पे परफॉर्म की जा रही हैं? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो हम लोगों ने फिर से एक क्या बनाया? सिंगल थाइलाकोइड। क्या बनाया? सिंगल थाइलाकोइड। हम लोग सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करें। अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। अंदर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। बाहर क्या है? स्ट्रोमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये था हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड, ये था हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर 680 सनलाइट आई। सनलाइट 680 नैनोमीटर हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड का जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही सनलाइट आई, एंटीना मॉलिक्यूल्स ने लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद मेन रिएक्शन सेंटर को दिया। रिएक्शन सेंटर ने एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन दिया फियोफाइटिन को। फियोफाइटिन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है जो क्या करता है? जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स, ये वाला थाइलाकोइड के आउटर पार्ट स्ट्रोमा, ये क्या करता है? यहाँ से प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनाने के बाद ये क्या बन जाता है? PQH2। अब इसके बाद PQH2 क्या करेगा? प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचेंगे? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसी दौरान ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स तो दे देगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को और प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा ल्यूमेन के अंदर, और वापस से क्या बन जाएगा? PQ प्लास्टोक्विनोन। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, और हाइड्रोजन कहाँ रिलीज कर दिए? ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, अब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स गए प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहां तक की बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करेगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट अपने इलेक्ट्रॉन देगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से फेराडोक्सिन, और फेराडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं FNR। FNR फेराडोक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, और ये क्या करेगा? NADP प्लस को रिड्यूस करके बना देगा NADPH प्लस H प्लस। इन्होंने क्या किया?
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और प्रोटॉन्स कहां से एक्सेप्ट किए? स्ट्रोमा में से। स्ट्रोमा में से प्रोटॉन्स एक्सेप्ट किए। प्रोटॉन के पास है क्या? H प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन फेरेडोक्सिन से आया, और क्या कंप्लीट एक हाइड्रोजन का एडिशन हमें देखने को मिला। तो और ये कंप्लीट प्रोसेस को कंटिन्यू बनाने के लिए फोटो सिस्टम सेकंड के साथ अटैच रहता है एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? वाटर का ब्रेकडाउन करता है। वाटर का ब्रेकडाउन करेगा तो 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ O2। और किसकी प्रेजेंस में? Mn मैंगनीज एंड क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में हो गए प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। तो इस प्रोसेस से हुआ क्या? देखो 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या क्या? सबसे पहला, वाटर के टूटने से प्रोटॉन्स का एडिशन हुआ, इसको मार्किंग दिया हमने फर्स्ट। प्रोटॉन्स के यहां पे क्या हुआ? प्रोटॉन्स ऐड हो गए किसके अंदर? ल्यूमन के अंदर। दूसरा, प्लास्टोक्यूनोन की वजह से प्रोटॉन्स ऐड हो गए ल्यूमन के अंदर, इसको हम लोगों ने मार्किंग दे दिया सेकेंड। तीसरा, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम लोगों ने मार्किंग दिया थर्ड। प्रोटॉन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है स्ट्रोमा के अंदर। कहने का मतलब स्ट्रोमा के अंदर ल्यूमन के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, स्ट्रोमा के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही कंपैरेटिवली। अच्छा, प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन जहां पे बढ़ती है तो क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिक मीडियम। और जहां पे प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है वो क्या है? बेसिक मीडियम। तो ल्यूमन धीरे धीरे कैसा हो रहा है? एसिडिक। और स्ट्रोमा कैसे हो रहा है? बेसिक। तो दोनों के बीच में पीएच का डिफरेंस, पहला प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन का डिफरेंस, दूसरा पीएच डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए एक साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट, जिसको क्या बोलते हैं? पीएच ग्रेडियंट। और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब अंदर प्लस प्लस चार्ज ज्यादा, बाहर कंपैरेटिवली प्लस चार्ज कम। तो उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस। अब ये तीनों चीजें अंदर ल्यूमन के अंदर क्या हो गया? H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। 3 रीजन से बढ़ रही है। पहला, वाटर की स्प्लिटिंग, दूसरा प्लास्टोक्यूनोन, तीसरा NADP के रिडक्शन होने की वजह से। अब देखने वाली बात यह है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन CF0 और CF1। CF0 एंड CF1। CF0 एक चेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करता है। ये क्या करेगा? रास्ता प्रोवाइड कराएगा कि प्रोटॉन्स बाहर निकल सके। सिस्टम हमेशा अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। अभी सिस्टम क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। किस किस की वजह से? क्योंकि ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। सिस्टम अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। सिस्टम अपने आप को बैलेंस करना चाहता है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से आए थे तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन को वापस भेजना चाहेगा, बराबर करना चाहेगा, बैलेंस करना चाहेगा। उसके लिए CF0 प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, क्योंकि हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की साइड जा रहे हैं तो इसलिए। और किसके थ्रू जा रहा है? CF0 के थ्रू, इसलिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक फोर्स जनरेट हुई किस किस की वजह से? प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से, पीएच ग्रेडियंट, पीएच के डिफरेंस की वजह से, और चार्ज के डिफरेंस की वजह से। अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बाहर पॉजिटिव चार्ज कम। वो फोर्स इन प्रोटॉन्स को फोर्स करेगी टू मूव टू फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा। कौन सी फोर्स? जिस फोर्स का नाम है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये फोर्स प्रोटॉन्स को धक्का देगी
कि आप ल्यूमन से स्ट्रोमा की साइड चले जाओ। CF0 रास्ता प्रोवाइड करेगी। CF1 की कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के कारण हमारे पास ATP का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स मूव करेंगे जैसे प्रोटॉन्स मूव करेंगे ल्यूमन से स्ट्रोमा की साइड, वैसे ही CF1 के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और हमारे पास ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और हमारे पास फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट ATP है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे डिनोट कर रहे थे कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में हम लोग जो ATP का फॉर्मेशन दिखा रहे थे वो ATP हमारी कहाँ पे बनती है, स्ट्रोमा के अंदर। आपकी ATP भी कहाँ पे बनी, स्ट्रोमा के अंदर, और NADPH भी कहाँ पे बने, स्ट्रोमा के अंदर। यही दो ATP और NADPH यही है आपके एसिमिलेटरी पावर जो कि यूज किए जाएंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस या ATP के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, पीएच ग्रेडियंट चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, ये एक यूनिट मेम्ब्रेन है, एक यूनिट मेम्ब्रेन चाहिए, और क्या चाहिए, CF1, CF0 एंड CF1। तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ATP के फॉर्मेशन के लिए। क्या क्या चीजें, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन डिफरेंस, प्रोटॉन ग्रेडियंट, यूनिट मेम्ब्रेन एंड CF0 एंड CF1। इसी CF0 और CF1 को बोलते हैं ATP सिंथेटेज जो कि प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये था हमारे पास कंप्लीट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। लाइट रिएक्शन के अगर हम लोग प्रोडक्ट लिखे तो लाइट रिएक्शन से हम लोगों को क्या क्या मिला, ATP, NADPH और ऑक्सीजन। इन दोनों को आगे डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन, और ये रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, रिलीज्ड इन एयर। नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, इसके लिए भी हम लोग यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। वाटर स्प्लिटिंग देखा, वाटर स्प्लिटिंग एंड O2 इवोल्यूशन, जब पानी टूटेगा तभी ऑक्सीजन रिलीज होगा। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वो कहां से आता है, वाटर के स्प्लिटिंग से आता है। और दोनों चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ATP एंड NADPH। और नॉन साइक्लिक को ही हम लोगों ने पढ़ा था, इसी का क्या नाम है, Z स्कीम। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, Z स्कीम। Z स्कीम किस लिए नाम दिया गया था, क्योंकि अगर हम लोग पूरे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन की रिएक्शंस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अगर रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो हमारे पास Z टाइप की शेप अपीयर होती है उस स्केल के ऊपर। साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन से हमने क्या क्या देखा कि ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन दिखेगा, ना कोई वाटर स्प्लिटिंग, ना कोई ऑक्सीजन इवोल्यूशन। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या करता है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ ATP, और कैसे एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नॉन साइक्लिक या साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन के अंदर,
रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा रहा है, वैसे वैसे ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन एक यूनिट मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, तभी तो वो दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग हुआ। अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं बनेगा। और उस कंसंट्रेशन डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, CF0 एंड CF1 एटीपी सिंथेटेस। ठीक है, ये हमारा था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हमारा लाइट रिएक्शन कंप्लीट। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एटीपी और NADPH का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।